हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि पूरा कॉन्फिडेंस और जोश खरोश के साथ आप लोग तैयारी कर रहे होंगे और इसी तैयारी को आपको और बूस्ट करने के लिए जीरो आई एस चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट डेली एमसीक्यू का क्लास आपके लिए लेके आ रहा है। ठीक है, तो पूरा जोश उत्साह और उमंग के साथ हम लोग आज का फिर से क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लास जो होगा दोस्तों, इसमें हम लोग इंग्लिश का एमसीक्यू करेंगे, टोटल 39 से 40 एमसीक्यू। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ और पीडीएफ के साथ आपको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्लास नंबर 4 है। डेली हम लोग का क्लास हो रहा है। क्लास 15 सितंबर से स्टार्ट हुआ था। हम लोगों ने इंडस्ट्रियल रिलेशंस के क्वेश्चंस को देखा, लेबर लॉ के क्वेश्चन को देखा, सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन को देखा। ठीक है, हम लोगों ने इंग्लिश के पहले क्वेश्चन को देखा। आज हम लोग पूरे का क्लास में इंग्लिश का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कल जो है हम लोग आपको इकोनॉमी का क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते आप देखिएगा पूरा सिलेबस आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आपका काम ये है कि जो भी पीडीएफ आपको दिया जा रहा है उसको आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए और वो चीज़ों को याद कर लीजिए। हमारा पूरा फोकस है कि इस एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है, 30 से आपको नवंबर का एग्ज़ाम है, 30 नवंबर को, उसके पहले तक आपका आराम से सिलेबस पूरा हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का क्लास। इस क्लास को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम राहुल बरनवाल है और ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। इंग्लिश में आपको पढ़ना है एरर, गलती, जो एरर्स आता है क्वेश्चन में, जो ठीक है, जो हम आगे देखेंगे। तो हमने आपको कल बताया था एरर जो क्वेश्चन आता है वो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस और मॉडल से आता है। ठीक है, दूसरा जो आपको टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना होता है वो है सिनोनिम, एंटोनिम, जो हमने आपको पढ़ाया है। फ्रेजल वर्ब्स आता है वो जो हमने पढ़ाया है, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाया है और क्वेश्चन टैग वो हमने पढ़ाया है। ठीक है, बाकी चीज़ें कहाँ से करनी है उसका प्लेलिस्ट जो है हम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे देंगे, उसके आप वहाँ वो चीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटेन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। बोल रहा है एक सेंटेंस में जो आपका कैपिटल लेटर में जो शब्द लिखा गया है उसका सिनोनिम बताना है, मतलब समानार्थी बताना है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है तो इसका एक्सप्लेनेशन हिंदी में नहीं आएगा, है ना, इंग्लिश का क्वेश्चन है तो फंडामेंटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिज इंटायर लाइफ, मतलब किसी भी व्यक्ति का जो फंडामेंटल कैरेक्टर होता है वो उसके पूरे जीवन को निर्धारित करता है। तो फंडामेंटल आप याद कीजिए, हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का क्या मतलब होता है, मौलिक चीज़। मौलिक मतलब जो सभी चीज़ का सार हो, है ना, सभी चीज़ का क्या हो, सार हो। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो। तो आप देखिए प्रोडक्टिव का क्या मतलब, प्रोडक्टिव का मतलब होता है, आप प्रोडक्शन से याद कीजिए, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, तो प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, कितना वो उत्पादक है, तो ये तो नहीं होगा। फिर इसेंशियल मतलब जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फंडामेंटल का भी वही मतलब है, जो मौलिक हो, जो सबके लिए ज़रूरी हो, है ना, तो मतलब ये ठीक है। फिर सक्सेसफुल का क्या मतलब होता है, जो सफलता, तो फंडामेंटल का मतलब तो सफलता नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर इफ़ेक्टिव का मतलब प्रभावी, कितना वो प्रभावी, जैसे बोलते हैं ना इफेक्ट, बताओ, इफेक्ट मतलब प्रभाव और इफेक्टिव मतलब प्रभावी, कितना वो प्रभावी है, तो ये भी नहीं होगा। तो फंडामेंटल का सिनोनिम बताना है, सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, तो क्या होगा, इसेंशियल। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटेन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। अब सिनोनिम फिर से बताना है, समानार्थी जो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। बोला सी हैज़ द हैबिट ऑफ यूजिंग हैकनेड एंड रिडंडेंट एग्जाम्पल फ्रॉम हर पास्ट इवन वाइल डीलिंग विद द फ्यूचर जनरेशन। बोल रहा है जब भी वो अपने फ्यूचर जनरेशन से भी डील करता है तो वो अपने पास्ट का, अतीत का कुछ घिसा पीटा, रिडंडेंट मतलब जो चीज़ बहुत बेकार है, घिसा पीटा एग्जाम्पल को अपने जीवन से वो लेके आता है और बताता है फ्यूचर के बारे में। ठीक है, या फ्यूचर से डील करता है। ठीक है, तो हैकनेट का मतलब क्या हो गया, हैकनेट बोलिए, रिडंडेंट मतलब जो अभी यूज में नहीं है, जो बहुत ही मतलब हम बोल सकते हैं घिसा पीटा है, रूढ़िवादी टाइप का है ना। तो अब इनडिफरेंट का मतलब होता है दोस्तों जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनडिफरेंट का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि मैंने जो इसका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल में बनाया है, तो एक्सप्लेनेशन भी देखते चलते हैं ना, मैं तो इसे पढ़ा ही दे रहा हूँ आपको। एक्सप्लेनेशन जो हम बताए हैं वो डिटेल में, उसको हिंदी में भी करके बता दिया गया ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, इसका सिनोनिम क्या होगा, इसेंशियल। फंडामेंटल मतलब वैसा चीज़ जो बेसिक हो, कोर हो, फंडामेंटल हो, और सबसे अच्छा इसका सिनोनिम जो होगा वो इसेंशियल होगा। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन गलत क्यों है, क्यों प्रोडक्टिव का मतलब होता है उत्पादक, जो काम में परिणाम देने वाला, वैसा तो है नहीं। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल और इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी, इसलिए फंडामेंटल का सब आंसर क्या होगा,
सिनोनिम इसेंशियल। दूसरा अगर हैकनेट का देखें तो इसका सिनोनिम अगर हम बात करेंगे, बाकी चीज़ देख लेते हैं। हैकनेट का मतलब होता है जो ओवर यूज्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा यूज हो गया, मतलब घिसा पीटा हो गया। अनओरिजिनल, जो ओरिजिनल नहीं है, मतलब जो चल रहा है लगातार चल रहा है वो वाला, या वोर्न आउट, ठीक है। इसका सिनोनिम क्लीसे होता है, क्लीसे इसको पढ़ते हैं, CLICHED को क्लीसे पढ़ते हैं। बाकी जो ऑप्शन देखते हैं तो इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, है ना। उदासीन मतलब नीरस का भाव, है ना, जो मतलब कोई ना तो सकारात्मक है ना तो नकारात्मक है, मतलब न्यूट्रल टाइप का समझ लो। इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको हम कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनेशन बोलते हैं ना, इमेजिन करो, कल्पना करो, तो इमेजिनेटिव मतलब क्या हो गया, कल्पनाशील। फिर इम्प्रेसिव, इम्प्रेशन मतलब होता है किसी पे छाप छोड़ना, और इम्प्रेसिव मतलब प्रभावशाली, इफेक्टिव मतलब वही हुआ, ठीक है। तो हैकनेट का क्या हो गया, बाकी जो वर्ड बच गया, देखो सिनोनिम एंटोनिम में बाकी जो, जैसे कि मान लीजिए आपको 3 वर्ड के बारे में पता है, चौथा के बारे में नहीं पता है। जैसे कि आपको ये तो पता है कि भाई इनडिफरेंट का क्या मतलब होता है, इमेजिनेटिव का क्या है, इम्प्रेसिव का क्या था, आपको क्लीसे का नहीं पता है, ठीक है। तो बाकी का तो पता है, तो फिर आंसर जो होगा वो यही हो जाएगा, ठीक ना। तो हैकनेट का मतलब क्या हो गया, जो घिसा पीटा है, क्लीसे है। नहीं बोलते क्लीसे एग्जाम्पल मत दिया करो, जैसे कि आप बोलते हैं कि ट्रूथ और नॉन वायलेंस का एग्जाम्पल दीजिए, तो सबके मन में क्या होगा, गांधी जी। तो ये क्लीसे एग्जाम्पल है, मतलब जो सबके मन में है, सबके मतलब जो घिसा पीटा टाइप का समझ लीजिए, जो मतलब जो नॉर्मल हो चुका है ना। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जैसे हम लोग बचपन में बोलते थे कि छोटा होते क्या बनना चाहते हो, तो वही डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तो डॉक्टर इंजीनियर क्या था उस समय, एग्जाम्पल क्लीसे एग्जाम्पल, ठीक है। फिर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिटेन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस। सिनोनिम बताना है, फिर से समानार्थी। बोल रहा है सी इज एन इमैकुलेट सोल हुज प्रेजेंस मेक्स ऑल द डिफरेंस। बोल रहा है कि वो एक इमैकुलेट सोल है जिसका उपस्थिति जो है अंतर पैदा करता है, मतलब वो जब आती है तो उसका उपस्थिति अंतर पैदा कर देता है। तो यहाँ पे इमैकुलेट का क्या मतलब है, पहला है स्पॉटलेस, स्पॉट का मतलब होता है दाग, और लेस का मतलब दाग जिन रहित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो सबसे पहले देख लेते हैं बाकी ऑप्शन क्यों गलत था, ठीक है। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है, जो दाग जिसमें नहीं है, स्पॉट नहीं है, तो बेदाग हो गया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक्साइटेड का क्या मतलब होता है, उत्साहित। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, और अनपैरेलल्ड जो पैरेलल नहीं है, पैरेलल मतलब जो बराबर है, अनपैरेलल मतलब जो बराबर नहीं है। तो इमैकुलेट का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है स्पॉटलेस, बेदाग, निर्दोष, बेदाग, एकदम साफ़ सुथरा, ठीक है, परफेक्टली क्लीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इमैकुलेट का सिनोनिम होगा स्पॉटलेस, ठीक है। ये सब आपको कहाँ से पढ़ना है, तो हमने आपको जो है वोकेबलरी का एक PDF दिया था। जीरो चैनल पे आप जब जाइएगा तो आपको जो है सिनोनिम एंटोनिम का एक PDF मिल जाएगा, लगभग वो होगा 50 to 60 पेजेज का। उसको आप अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका सिनोनिम एंटोनिम का जो 5 क्वेश्चन आता है वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटेन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। एंटोनिम बताना है। कभी कभी जो है सिनोनिम एंटोनिम दोस्तों 10 क्वेश्चन पूछ लेता है, 10 क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश से टोटल EPFO में जो क्वेश्चन आते हैं वो 20 आते हैं, 20 क्वेश्चन EPFO में टोटल क्वेश्चन आते हैं 120, उसमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आता है। सोचिए कितना वेटेज है ना, 1/6 वेटेज है, मतलब 16.66%, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंटोनिम बताना है हमको जो कैपिटल में लिखा हुआ है। बोल रहा है देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ इनमिटी, ठीक है। यहाँ पे इनमिटी के बारे में बात की गई है। इनमिटी जो वर्ड बना है वो दोस्तों बना हुआ है इनेमी से। क्या बना हुआ है, अब दिख रहा है इनेमिटी किससे बना हुआ है, इनेमी से, ठीक है। तो हमको इनेमी का उल्टा बताना है। तो इनेमी का उल्टा क्या होता है, दोस्ती। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इनमिटी का मतलब होता है हैट्रेड, नफ़रत, है ना, या हॉस्टिलिटी, दुश्मनी का भाव, उसको इनमिटी बोलती है। इसका ठीक उल्टा क्या होगा, दोस्ती, ठीक है। तो कॉपरेशन का क्या मतलब होता है, सहयोग। सेम तो हो रहा है, हाँ चलो भाई, दुश्मनी है तो उससे अच्छा होगा सहयोग। लेकिन और भी बाकी ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन में है तुम्हारा आपका एमिटी, और एमिटी मतलब होता है ज़्यादा ही दोस्ती, मतलब मित्रता या सौहार्द। तो हमको ऑप्शन में अगर मान लो 2 ऑप्शन है, दोनों सेम जैसा लग रहा है और एक ज़्यादा अगर है तो जो सबसे बेस्ट फिट कर रहा है उसको चुनेंगे, ठीक है। तो इनमिटी जो मतलब दुश्मनी होता है, वैमनस्यता का भाव, बैर भाव, और एमिटी का मतलब होता है मित्रता और सौहार्द, ठीक है, क्लियर। और कोऑपरेशन भी मतलब ठीक है सहयोग, लेकिन अगर मान लीजिए एमिटी नहीं होता तो बाकी अगर होता तो फिर हम उसको एमिटी को नहीं होता तो हम लोग कोऑपरेशन को चुनते, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए, तो एमिटी मतलब हो गया, दोनों सेम है लेकिन एमिटी ज़्यादा अच्छा शब्द है। और डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद, है ना, जैसे अब हम लोग बोलते हैं इंडस वाटर डिस्प्यूट, है ना, तो वो सब है बाउंड्री डिस्प्यूट। हॉस्टाइलिटी मतलब भी दुश्मनी होता है। तो आप देखिए, जो अगर पूछता कि इनमिटी का क्या अच्छा वर्ड है, ठीक है, तो हॉस्टिलिटी भी सिनोनिम उसका होता और डिस्प्यूट भी होता, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होता? हॉस्टिलिटी। अगर सिनोनिम पूछता, समानार्थी पूछता तब। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, तो सबसे अच्छा एंटोनिम क्या है? एमिटी है। आगे देखते हैं, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एंटोनिम। फिर यहाँ से एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट। सी वॉज रिलक्टेंट टू सेल हर कार। वो अपना कार बेचने के लिए रिलक्टेंट थी। रिलक्टेंट मतलब इच्छा उसको नहीं था। वो नहीं बोलते हैं रिलक्टेंट है, वो रिलक्टेंट मतलब इच्छा उसको नहीं है, मतलब मना कर रहा है, इस तरह से, इच्छा है ही नहीं, ठीक है। तो रिलक्टेंट का उल्टा क्या होगा? इच्छा होना, है ना, जो, ठीक है, क्यूरियस होना। रिलक्टेंट होना क्या उल्टा क्या हो जाए? क्यूरियस होना, ठीक है। तो रिलक्टेंट का मतलब होता है इच्छा नहीं होना, ठीक है, अनिच्छा होना, हिचकिचाने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? जो इच्छुक होगा, है ना। तो इसका ईगर, तो अलग अलग वर्ड है। तो ईगर का मतलब होता है उत्सुक होना या इच्छुक होना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, इंथुसियास्टिक का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, ऑप्शन देखिए, एनसियस। एनसियस का मतलब नहीं बोलते एंजाइटी, एंजाइटी से एनसियस बना हुआ है। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? जो चिंता हो, तो ये तो नहीं मतलब है। हैप्पी मतलब खुश, तो ये कोई मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ईगर, ईगर का मतलब नहीं बोलते ईगरली वेटिंग, जैसे आप किसी का वेट करते हो तो ईगरली वेटिंग, है ना, तो ये सही होगा। अनविलिंग, विल का मतलब होता है इच्छा होना, है ना, और अन लग गया तो अपोजिट हो गया, मतलब इच्छा नहीं होना। तो अगर पूछता है हमको रिलक्टेंट का सिनोनिम, तो हम अनविलिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, उल्टा पूछा है, तो रिलक्टेंट का उल्टा क्या हो? रिलक्टेंट मतलब अनिच्छा होना, इच्छा नहीं होना, तो उसका उल्टा इच्छा होना, क्यूरियस होना। तो आंसर क्या होगा? 5 का सी, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड रिटेन इन कैपिटल लेटर्स इन द सेंटेंस, ठीक है। आई कैन नॉट कंप्लाई विद द क्वीर रेगुलेशन ऑफ योर लैंड। मतलब मैं जो है तुम्हारा ज़मीन के जो क्वीर रेगुलेशन है, क्वीर विनियमन है, उससे जो है कंप्लाई, उसको मैं मान नहीं सकता हूँ, उसे कंप्लाई मैं नहीं कर सकता हूँ, यही मतलब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वीर का एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम, तो हम बाकी का देख लेते हैं। जैसे अस्ट्रेंज, अस्ट्रेंज का मतलब होता है जो विचित्र हो। अस्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? जो मैं नहीं बोलता अस्ट्रेंज पर्सन है, मतलब विचित्र, ठीक है। उसके बाद है निम्बल, ठीक है। क्या है वर्ड? निम्बल। तो निम्बल का मतलब होता है दोस्तों जो तेज़ी से मूव करे, फास्ट मूव करे, जो जिसका दिमाग जो है तेज़ हो, ठीक है। उसका एवरीडे का मतलब आपको पता है प्रतिदिन, और कस्टमरी मतलब जो कस्टम में चल रहा है, प्रथा से चलते आ रहा है, ठीक है। अब देखो, क्वीर रेगुलेशन से कंप्लाई नहीं कर सकता, मतलब क्वीर मतलब क्या होगा? अब अगर ऑप्शन से आपको क्या पता चला? क्वीर मतलब हो सकता है कुछ, क्या होगा? जो विचित्र टाइप का हो, है ना, जो विचित्र टाइप का हो, ठीक है। तो क्वीर रेगुलेशन से मैं कंप्लाई नहीं कर सकता। तो विचित्र का उल्टा क्या होगा? जो विचित्र नहीं हो, जो आपका कस्टमरी हो, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चल रहा है ना, कोई उसमें विचित्रता नहीं दिख रही है ना, जो सामान्य है, प्रचलित है, ठीक है, राइट। एवरीडे भी हो सकता है, लेकिन एवरीडे होगा प्रतिदिन, तो ये एवरीडे उतना फिट नहीं कर रहा है। लेकिन जो कस्टमरी है, कस्टमर नहीं बोलते, कस्टम से चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। और क्वीर मतलब हो गया जो उसके मतलब एकदम स्ट्रेंज टाइप का हो, जैसे कि सती सिस्टम था, वो चल रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी कस्टम बन चुका था, लेकिन राजा राममोहन राय ने जब एक्शन उठाया तो उनको एक्शन को सब हम बोल सकते थे वो क्वीर एक्शन था, मतलब स्ट्रेंज एक्शन था, जो उसका भी समाज सोचा नहीं था, ठीक है, क्लियर। तो क्वीर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, विचित्र, और उसका अपोजिट क्या होगा? जो प्रथा से चल रहा है। तो 6 का आंसर क्या होगा? डी, क्लियर। तो फिर एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। तो क्वीर का क्या होगा? कस्टमरी होगा, एंटोनिम। क्वीर का मतलब स्ट्रेंज होता है, विचित्र। ऑड, ऑड का मतलब जो सम नहीं हो, विषम हो, जो अनयूजुअल, असामान्य हो, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा? कस्टमरी। कस्टमरी मतलब जो सामान्य हो, ट्रेडिशनल, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा चल रहा है, सामान्य है, प्रचलित है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको पूछता क्वीर का सिनोनिम पूछता, तो सिनोनिम हम लोग क्या लिखते हैं? स्ट्रेंज को लिखते हैं, जो विचित्र है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस एज यू नो दैट द इग्नोरेंट आर इजिली डूप्ड एज एन एरर। बोला ये जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें एरर कहाँ पे है, किस पार्ट में? क्या एज यू नो में है? क्या दैट द इग्नोरेंट में है? आर इजिली डूप्ड है? नो, एरर है। अगर आपको एक वर्ड याद होगा, एज यू सो, एज यू सो यू रिप, याद होगा अगर, सो यू रिप, ठीक है। जैसा तुम बोओगे वैसा तुम पाओगे, ये आपने सुना होगा।
तो एज जब हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, तब हम लोग दैट यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जब भी हम लोग एज यूज करते हैं तब दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है। हम लोग यह यूज करेंगे एज यू सो कॉमा सो यू रिप, या फिर एज यू सो कॉमा दे दीजिए, कॉमा, या तो अगर सो लिखना है तो कॉमा मत दीजिए, अगर कॉमा देना चाहते हैं तो सो को हटा के कॉमा दीजिए, एज यू सो कॉमा यू रिप, ठीक है। लेकिन दैट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी एज का प्रयोग होगा उसमें दैट का प्रयोग नहीं होता है। इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि एज यू नो, जैसा आप जानते हैं, दैट द इग्नोरेंट आर इजीली डुप्ड, कि जो अज्ञानी होते हैं उसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, जिसको ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंट है, अज्ञान है, उसको डुप मतलब होता है ठग लेना, उसको ठगा जा सकता है। तो इसीलिए जब हम एज यूज करते हैं तो याद रखिएगा उसके साथ दैट का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग यूज करेंगे एज यू नो, एज, ठीक है, एज यू नो कॉमा द इग्नोरेंट आर इजली डुप्ड, या फिर एज यू नो एज द इग्नोरेंट आर, है ना, सो द इग्नोरेंट आर इजली डुप्ड, इस टाइप से। क्लियर है सबको? इसलिए एज से कैसा दैट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें जो गलती है वो कहाँ पे गलती लिखा हुआ है बताइए? दैट यहाँ पे, यहाँ पे गलती है सेकंड वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे दैट द इग्नोरेंट, तो आंसर क्या होगा? बी। तो किस पार्ट में गलती है? क्या एज यू नो में गलती है? नहीं। दैट द इग्नोरेंट में गलती है? हाँ, दैट नहीं होगा। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 7 का बी, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, जो बताएं वहीं हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। तो एरर क्या है यहाँ पे? दैट, गलती दैट शब्द में है। सही वाक्य होगा एज यू नो कॉमा द इग्नोरेंट आर इजली डुप्ड, जैसा कि आप जानते हैं अज्ञानी लोग आसानी से धोखा खा जाते हैं, ठीक है। चलो, तो गलती हो जाएगा दैट द इग्नोरेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट आई बाउट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हैज एन एरर, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, एरर जो आता है किससे आता है, ये तीसरा बार आज बता रहा हूँ। एरर जो है वो 3 जो टॉपिक से आता है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है, प्लस आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आता है, प्लस टेंस से आता है, और प्लस आपका मॉडल से आता है। अगर आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, मॉडल और प्लस पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इसको कर लेते हैं तो आपका जो है एरर खत्म हो जाएगा आसानी से। अब 5 में से 5 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लेकिन करेंगे कहाँ से? तो इसके लिए हम आपको इस चैनल के ये जो वीडियो है आज का क्लास है, उसके कमेंट सेक्शन में हम प्लेलिस्ट डाल देंगे इंग्लिश का, उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ से हमने अपने प्रिपरेशन के समय किया था एरर का, वहाँ से आप कर लीजिएगा, हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे वोकेबलरी जो है, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब्स है, इडियम्स एंड फ्रेजेस और क्वेश्चन टैग जो है, ये सब हमने खुद पढ़ा है। तो वहाँ से आपको वो भी प्लेलिस्ट हम दे देंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि इसमें कहाँ पे गलती है? बोला आफ्टर लॉट ऑफ आर्गूमेंट आई बाउट हिम फॉरवर्ड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बोला बहुत सारे आर्गूमेंट के बाद मैंने उसको अपने पक्ष में खींच लिया, अपने पक्ष में उसको शामिल कर लिया, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ब्राउट हिम फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, ब्राउट हिम फॉरवर्ड अब नहीं होता है, ठीक है। इसका होगा ब्राउट हिम अराउंड, ठीक है, ब्राउट हिम अराउंड, ठीक है। ये जो है आपका फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है ना। ब्राउट हिम अराउंड जो है वो क्या है? फ्रेजल वर्ब्स है, ठीक है, जो हमने आपको पढ़ा है। तो ब्राउट हिम अराउंड, तो ब्राउट हिम अराउंड का मतलब होता है उसको अपने तरफ शामिल कर लेना, ठीक है। ब्राउट हिम फॉरवर्ड मतलब नहीं होगा ब्राउट हिम, ठीक है। ब्राउट हिम फॉरवर्ड गलत वर्ड है, ब्राउट हिम फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे ब्राउट हिम फॉरवर्ड क्या है? गलत वर्ड है। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यहाँ होगा ब्राउट हिम अराउंड या फिर ब्राउट हिम अराउंड। इसलिए गलती कहाँ पे है? गलती है ब्राउट हिम फॉरवर्ड में। तो आंसर क्या होगा इसका? 8 का बी होगा, ठीक है। क्लियर है? ये फ्रेजल वर्ब्स का आपको गलती दिया था इसमें। अब फ्रेजल वर्ब्स आपके सिलेबस में पढ़ना है, जो हमने आपको पढ़ा है। तो रॉन्ग फ्रेज यूज किया गया है ब्राउट हिम फॉरवर्ड, ठीक है। करेक्ट होगा इसमें ब्राउट हिम राउंड या फिर ब्राउट हिम अराउंड। इसका मतलब होता है परसुएट करना, किसी को अपने पक्ष में शामिल करना, ठीक है। तब स्टेटमेंट बनेगा आफ्टर ए लॉट ऑफ आर्गूमेंट, ठीक है, आई बाउट हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बहस के बाद मैंने उसे अपनी राय से सहमत कर लिया। तो गलती कहाँ था? ब्राउट हिम फॉरवर्ड में। अब ब्राउट हिम फॉरवर्ड नहीं होता है, ब्राउट हिम राउंड या फिर अराउंड होता है, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, फिर से गलती वाला क्वेश्चन है। बोला डोंट आस्क हिम हाउ ही इज बिकॉज इफ़ ही स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, ठीक है। मतलब मत पूछो उससे कि कैसे है वह, कैसा है वह, क्योंकि अगर वो अपने स्वास्थ्य के बारे में बोलने लगेगा, ठीक है, तो तुम बच नहीं पाओगे।
बहुत लोग का होता है ना कि आप उससे पूछे कैसा है तो पूरा कहानी बताएगा, भाई ये चल रहा है जीवन में, वो चल रहा है, तुम पागल, आप पगला जाइएगा, छुटकारा उसे नहीं पा पाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो डोंट आस्क हिम, ये तो सही है, डोंट आस्क हिम, मत पूछो उससे हाउ ही इज, कैसा है वह, बिकॉज, क्योंकि, इफ़ ही स्टार्ट्स टॉकिंग, ठीक है, क्योंकि वह अगर बोलना चालू कर देता है अबाउट हिज हेल्थ। अब जब एरर वाला क्वेश्चन आता है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपको एग्जैक्ट नहीं पता है कौन से पार्ट में गलती है, अब थोड़ा थोड़ा करके उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे डोंट आस्क हिम, कोई इसमें गलती है नहीं, हम लोग बोलते हैं डोंट आस्क हिम डोंट प्ले, हाउ ही इज, ये भी सही है। बिकॉज इफ़ ही स्टार्ट्स टॉकिंग, इसमें भी सही है, इफ़ के बाद ही यूज किया गया, ही के बाद वर्ब के साथ एस या ई एस यूज किया गया है। टॉकिंग अबाउट हिज हेल्थ, ये भी ठीक है। यू विल नेवर, ये भी ठीक है, तुम कभी भी नहीं। गेट ऑफ फ्रॉम हिम, अब देखो यहाँ के गेट ऑफ है, ठीक है, तो गेट ऑफ दोस्तों कुछ नहीं होता है, ठीक है, राइट, गेट ऑफ कुछ नहीं होता, गेट अवे लिखोगे, हम नहीं बोलते गेट अवे, गेट अवे मतलब छुटकारा पाना, ठीक है, गेट ऑफ नहीं होता है कुछ, क्या होता है गेट अवे, ठीक है। तो जो ऑफ है, ऑफ यूज नहीं करेंगे, अवे यूज करेंगे, तो गेट अवे फ्रेजल वर्ब्स है जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है। और फिर जब आप प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे, तो उसमें गेट अवे, गेट के साथ अवे प्रीपोजिशन यूज करने पे उसका मतलब हो जाता है कि छुटकारा पाना, ठीक है। तो गलती कहाँ पे है, गलती है आपका गेट ऑफ फ्रॉम हिम में, तो 9 का आंसर क्या होगा सी, ठीक है, देख लीजिए डिटेल में, ठीक है। डरना नहीं है कि सर ये सब हमको नहीं आ रहा है, आप एक बार अच्छे से जब इंग्लिश पढ़ लेंगे जो हम आपको प्लेलिस्ट दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अभी कल तो आपका पेपर है नहीं, इसलिए डरना वरना नहीं है, अभी से लेके आपका पेपर जो है 2.5 महीना बाद है, ठीक है, तो अभी बहुत समय है, इसलिए घबराना नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, समय समय करते करते आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा, इससे डरना नहीं है। डेली हम आपको लिए 10-15 क्वेश्चन इंग्लिश का देंगे ताकि उस पर आपको कमांड हो जाए। इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आता है दोस्तों, 20 क्वेश्चन बहुत होता है, ठीक है, और इंग्लिश एक दिन का चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा तो कमांड हो जाएगा। नेक्स्ट तो यही इसमें देखिए क्या है, डोंट आस्क हिम हाउ इज, यू विल नेवर गेट ऑफ फ्रॉम हिम, ठीक है, तो होगा क्या गेट अवे, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे, ठीक है, तो ये आपका सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज। तो बोल रहा है कि ये जो आपको फ्रेज दिया हुआ है उसके जगह क्या आप यूज करोगे, तो जिसका पूरा मतलब बता देगा। हम लोग बोलते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी में बोलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे कि जिसके सिर पे चंद्रमा है तो क्या हम लोग बोलेंगे चंद्रशेखर। तो उसी तरह से ये जो आपको बड़ा सा लिखा गया है उसका चारों वर्ड शब्दों में से कौन सा उसको अच्छे से बताएगा, ठीक है। जैसे ए नर्सरी वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट्स आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, और एक ऐसा जगह जहाँ पे उनके बच्चों का देखभाल ऐसा जगह वेयर चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग पेरेंट, वर्किंग पेरेंट मतलब जिसके माँ बाप काम कर रहे हैं उसके बच्चे को जहाँ पे केयर किया जाता है फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर वर्किंग आर दे एट वर्क, मतलब पेरेंट काम कर रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को वो किसी जगह पे रख दिए हैं, वहाँ पे उस बच्चे का देखभाल किया जा रहा है, और जब पेरेंट जब वापस जाएंगे काम करके तो वो फिर बच्चे को वहाँ से ले जाएंगे, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं। फिर है पहला है स्क्यूलर, ठीक है, तो स्क्यूलर का मतलब होता है दोस्तों, आपने पढ़ा स्क्यूबा डाइविंग, मतलब स्क्यूलर मतलब समझ लीजिए जो नाव को चलाता है उसको हम स्क्यूलर बोल सकते हैं, जो नाव को खिवाता है, तो ये नहीं होगा। फिर क्रेच के बारे में हम ऑलरेडी हमने आपको पहले भी पढ़ाया था है ना, फैक्ट्री एक्ट ये सब में, बाकी हम लोग डिस्कस किए थे मैटरनिटी बेनिफिट। क्रेच का मतलब क्या होता है, इसी को तो बोलते हैं शिशुगृह, जहाँ पे वर्किंग पेरेंट अपने बच्चों को वहाँ छोड़ देते हैं और वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, वहाँ पे नर्स होती है, वो उसको केयर करते हैं, ठीक है, तो यही होगा इसका आंसर। बाकी भी देख लिया। डॉर्मेट्री तो सब आपको जानते ही हैं, बहुत सारे लोग एग्जाम देने हम लोग जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं, डॉर्मेट्री में। डॉर्मेट्री में क्या होता है, एक बहुत बड़ा रूम होता है, वहाँ पे बेड लगा होता है, वहाँ पे आप पैसा दीजिए और वहाँ पे पर बेड के हिसाब से आप वहाँ पे रह सकते हैं। आश्रम हम लोग इसको बोल सकते हैं कि रेस्ट रूम टाइप का, जहाँ पे आप आराम गृह बोल सकते हैं। रिफैक्ट्री क्या होता है जानते हैं, रिफैक्ट्री का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे हम लोग बैठ के खाना खाते हैं, है ना, स्कूल में मेस में आप समझ लीजिए भोजन कक्ष, कैंटीन टाइप का, उसको रिफैक्ट्री बोला जाता है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आंसर क्या हो जाएगा 10 का बी, ठीक है, क्लियर है। तो आप देख लो, तो करेक्ट वर्ड जो होगा, ठीक है, नर्सरी जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है वर्किंग पेरेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रेच, उसको डे केयर रूम भी बोलते हैं, बाल देखभाल केंद्र भी बोलते हैं, या फिर उसको हम लोग शिशु गृह भी बोलते हैं, कामकाजी माता पिता जहाँ बच्चों को छोड़कर देते हैं उस जगह को क्रेच बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्रेज दैट विच कैन नॉट बी टेकन बाय फोर्स, जिसको बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता है, मतलब बलपूर्वक जिसको जीता नहीं जा सकता। लिया मतलब क्या होगा, जिसको बलपूर्वक कंट्रोल नहीं कर सकते हो, जीत नहीं सकते, उसको क्या बोलोगे। जैसे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का तो मतलब ये हुआ ना कि जो पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल का क्या मतलब हुआ, इम्पॉसिबल मतलब जो पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो बलपूर्वक तो यहाँ पे मतलब इम्पॉसिबल का मतलब वो हुआ जो चीज़ हो ही नहीं सकता है, तो बल से तो वो रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। इम्प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब होता है जो प्रोबेबिलिटी जिसका है, संभावना है होने का। इम्प्रोबेबल मतलब जिसका संभावना है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये और ये दोनों एक ही जैसा है, तो ये भी नहीं होगा। आप देखिए, अगर इसको आप ऐसे भी गलती निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लो दो शब्द है, उसका मीनिंग सेम आ गया, मान लो ए और बी का, तो होगा तो एक ही सही ना, तो इसलिए दोनों का दोनों नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे भी जो है आपको बनता है क्वेश्चन। मान लो सिनोनिम एंटोनिम में ये ज़्यादा यूज होता है। मान लो दो वर्ड है, दोनों का मतलब मोटा मोटी सेम टाइप का निकल रहा है, सेम, पूरा एग्जैक्ट सेम, ठीक है। तो फिर या तीन का एक ही जैसा निकल रहा है, तो तीनों तो नहीं हो सकता, तो जो बाकी बच गया वो होगा। क्लियर है। तो इस तरह से भी सिनोनिम एंटोनिम का क्वेश्चन बनाया जाता है। इस तरह से क्या, ऐसे ही बनाया जाता है ना। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेटमेंट वो है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब जो, जिसको दोस्तों हम बोल सकते हैं कि जो जिस पे कोई दाग नहीं है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जो अशोक खेमका हैं वो मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी है, मतलब ऐसा सत्यनिष्ठता का वो एग्जाम्पल है जो बेदाग है, जिस पे कोई दाग नहीं है। तो इम्पेकेबल मतलब स्पॉटलेस, जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, ठीक है। इम्पेकेबल मतलब क्या, स्पॉटलेस, ठीक है। या फिर हमने देखा था इमैक्यूलेट, है ना, तो वो हुआ। फिर बाकी बच गया इम्प्रेगनेबल, तो यही आंसर हो गया। देखो बाकी आपको नहीं पता था, लेकिन ये पता था कि तीनों नहीं हो सकता, तो जो बच गया वही होगा, ठीक है। तो इम्प्रेगनेबल मतलब होता है जिस पे हम लोग, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जिस पे जीता नहीं जा सकता, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो जिसको बलपूर्वक नहीं जीता जा सकता उसको हम लोग बोलते हैं अजय या अभेद्य। सिनोनिम इसका है इम्प्रेगनेबल। बाकी इम्पॉसिबल का असंभव होता है, इम्प्रोबेबल भी असंभाव्य, जिसकी संभावना नहीं है होने की। और इम्पेकेबल मतलब निर्दोष। निर्दोष मतलब जिस पे कोई दोष ना हो, दोष मतलब जिस पे कोई दाग नहीं हो, मतलब बेदाग हो, स्पॉटलेस हो, ठीक है, इमैकुलेट हो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस, ठीक है। आप क्वेश्चन टैग बनाए, क्वेश्चन टैग मैंने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है, 30-40 मिनट में आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन टैग से एक दो क्वेश्चन हर साल पूछता है दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है टेक ए सीट, सीट अपना ले लो, ठीक है। तो इसका क्या होगा बताओ। ये टेक ए सीट मतलब ये या तो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट ही कर रहा है, आप सीट बैठिए, बैठ जाइए। तो ये एक तरह का इम्पेरेटिव है, ठीक है। और जब इम्पेरेटिव होता है तो हमने आपको बताया था इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं विल नॉट यू, ठीक है, वॉन्ट यू, ठीक है ना। जब हमको आदेश देना होता है या रिक्वेस्ट करना होता है तो हम लोग यूज करते हैं वॉन्ट यू, ठीक है। यह मैंने आपको बताया था वॉन्ट यू। आंसर क्या हो जाएगा 12 का सी होगा, ठीक है। और चूँकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसीलिए क्वेश्चन टैग जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। नहीं तो हम लोग वुड यू करते हैं, अगर लिखते टेक डू नॉट टेक ए सीट तो हम लोग करते वुड यू, मतलब अगर पॉजिटिव होता तो। लेकिन यहाँ चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इसको ऐसे डी वाले तो ऐसे ही हट जाता है, क्योंकि देखो पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं हो सकता, तो डी तो नहीं होगा। बाकी आप देख लीजिए कैन नॉट भी यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं तो विल नॉट यू और शॉर्ट में इसको वॉन्ट यू बोलते हैं, ठीक है। देख लीजिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन। तो चूँकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट या फिर इनवाइट करते हैं तो उसमें हम लोग वॉन्ट यू यूज करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। क्लियर। जैसे आप बैठ जाइए तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, क्या आप नहीं, है ना। और पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए क्वेश्चन टैग में नॉट लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग इन द सेंटेंस। फिर से क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। बोल रहा है एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी व्यक्ति मिस्टेक बना सकता है। तो जब मैंने आपको बताया था जब भी हम लोग एनी वन ये सब यूज करते हैं तो इसके लिए जो हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे क्वेश्चन टैग में, उसके जगह दे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, दे। और चूँकि एनी वन है तो क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो नॉट आएगा, ठीक है ना। और कैन है तो कैन नॉट हो गया, लेकिन कैन नॉट एनी वन नहीं लिखेंगे, क्या लिखते हैं कैन नॉट दे। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है क्वेश्चन टैग में, तो डिटेल में पढ़िएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो जब भी कोई चीज़ सिंगुलर हो
सिंगुलर हो, लेकिन हमको पता नहीं है कि एनीवन कौन है, लड़का है कि लड़की है, ठीक है, नहीं पता है, कोई भी हो सकता है, इंडिफिनिट है, तब हम लोग एनीवन के जगह क्वेश्चन टैग में दे यूज करते हैं। और यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए नेगेटिव आएगा, और कैन होगा तो कैन पहले होगा, फिर नॉट आएगा, फिर दे आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी देखिए आप इसको बी ऑप्शन और डी ऑप्शन को ऐसे ही हटा सकते थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट यूज नहीं किया है। बचा हमारा ए और सी, और चूँकि एनीवन हमको पता नहीं है क्या है, सिंगुलर तो है, एक वचन तो है, लेकिन इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, पता नहीं कौन है वो, एनीवन कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, इसलिए उसके जगह हम लोग प्लूरल उसको बना के दे यूज करते हैं। ठीक है, देख लीजिए। तो सब्जेक्ट क्या है? एनीवन है, सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन इनडिफिनिट है, अनिश्चित है, इसलिए इसका जो क्वेश्चन टैग प्रोनाउन यूज करेंगे और एनीवन की जगह दे यूज करेंगे, तो आंसर हो जाएगा कांट दे। ठीक है, और चूँकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन जो टैग होगा वो आपका नेगेटिव हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। कौन से फ्रेजल वर्ब्स को आप ब्लैंक स्पेस में यूज करोगे? अब ये फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन है। बोला ही इज फाउंड ऑफ आर्ट एंड सिम्स। फाउंड ऑफ मतलब होता है वो उसको पसंद है, तो वो उसको आर्ट पसंद है, एंड सिम्स, अब यहाँ पे सूट का यूज करना, सिम्स सूटेड टू बी एन आर्टिस्ट, मतलब उसको आर्ट, चूँकि कला से उसको पसंद है इसीलिए वो आर्टिस्ट बनने के लिए सूट है। ठीक है, सूटेड। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? ठीक है, क्लियर। फिट आउट, क्या फिट आउट यूज करोगे? फिट आउट टू बी एन आर्टिस्ट, या ब्रिंग आउट, या फिर कट आउट, या सूट आउट। ठीक है, तो अभी आपको लगेगा क्या सूट होगा या फिट होगा, लेकिन फ्रेजल वर्ब जो आप पढ़ोगे, क्योंकि फ्रेजल वर्ब मैंने आपको बताया था, वर्ब के बाद अगर हमारा प्रीपोजिशन ये सब यूज होता है या कोई वर्ड यूज होता है तो उसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है ना। जैसे सीट अप, या फिर हम ऐसे बोलते हैं ब्रिंग अबाउट। ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग अबाउट मतलब क्या होता है बताओ? पूरा करना। ब्रिंग अबाउट का मतलब पूरा करना, और ब्रिंग मतलब लाना। तो देखो अबाउट जब लगा तो मीनिंग चेंज हो गया ना। तो उसी तरह से फ्रेजल वर्ब्स को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखो कट आउट का जो मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, उसका मतलब होता है योग्य होना या उपयुक्त होना। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे ही इज़ फाउंड ऑफ आर्टिस्ट एंड सीम्स कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट। ठीक है, तो इसका जो मतलब निकलेगा फ्रेजल वर्ब्स का यहाँ पे क्या भरेंगे हम लोग? कट आउट टू बी एन आर्टिस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी। ठीक है, बाकी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है, बोले विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स में बी यूज्ड इन ब्लैंक स्पेस। ठीक है, वी वेयर हैप्पी इन द बिगनिंग, हम शुरू में खुश थे, बट नाउ ऑल द ट्रबल्स हैव्ड, लेकिन बहुत सारा ट्रबल अब अपीयर्ड आ गया। तो इसके जगह हम क्या यूज करेंगे? अपीयर्ड के जगह, है ना, राइट। अब देखो क्रॉप्ड अप का मतलब होता है दोस्तों अचानक आ जाना। सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था, खुश थे, लेकिन सभी समस्या एक साथ अचानक से आ गई। कम आउट मतलब किसी चीज़ से बाहर आना होता है। रस्ट इन मतलब घुसना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप्ड अप। आप पढ़िएगा जब फ्रेजल वर्ब्स, आपको डिटेल में जो है वो पता चलेगा। ठीक है, इसलिए अच्छे से फ्रेजल वर्ब्स को एक बार देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 30-40 मिनट का या 1 घंटे का हमने क्लास लिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। देखिए उसको, सबका प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इस क्लास के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हम लोग उसको डाल देंगे सारा चीज़, है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। ब्लैंक स्पेस में क्या यूज करोगे? नो वन नोज हाउ इट ऑल हैपेंड, किसी को नहीं पता यह कैसे हुआ। ठीक है, राइट। तो बोलता है केम अक्रॉस मतलब होता है किसी से मुलाकात टाइप का होना, तो ये तो नहीं होगा। केम अबाउट, हाँ दोस्तों, केम अबाउट का मतलब होता है कम अबाउट का मतलब कि कैसे जो कोई चीज़ घटित हुआ। ठीक है, तो क्या होगा? केम अबाउट। केम इनटू नहीं होगा, केम फॉरवर्ड नहीं होगा। ठीक है, तो क्या होगा? केम अबाउट। ठीक है ना। देखो वर्ब सब में कम है, लेकिन देखो जब जैसे ही प्रीपोजिशन ये सब चेंज हुआ, अबाउट हुआ, अक्रॉस हुआ, इनटू हुआ, फॉरवर्ड, मीनिंग चेंज हो गया। इसीलिए आपको ध्यान रखना, केम अबाउट का मतलब क्या हो गया? कोई चीज़ कैसे घटित हुआ उसको बोलते हैं कम अबाउट। और चूँकि यहाँ पे हैपेंड है, पास्ट टेंस है, इसलिए हम लोगों ने कम का केम लिखे, केम अबाउट। ठीक है, राइट। डिटेल में भी देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन वही है जो हमने आपको बताया है। ठीक है, तो केम अबाउट होगा। केम अबाउट का मतलब होता है कोई चीज़ का घटित होना, हैपन होना, ऑकर होना। ठीक है, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स मे बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस। फिर से वही फ्रेजल वर्ब्स, आई हैव टू फिनिश,
दिस वर्क बिफोर आई लिव टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह जाने से पहले हमको ये काम को फिनिश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिनिश की जगह आप क्या यूज करोगे, ठीक है। तो अच्छा नीचे है, बोल रहा है क्लीन अप, क्लियर अप, या क्लीन अप, या फिनिश अप, या डू अवे विथ। तो देखो सबका मतलब अलग अलग है ना। अब क्लियर अप का क्या मतलब होता है? क्लियर अप का मतलब होता है दोस्तों साफ़ करना। क्लियर अप का क्या मतलब होता है? साफ़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद है क्लीन अप, ठीक है। तो क्लीन अप का मतलब होता है साफ़ सफाई। तो यहाँ पे तो वो भी नहीं मतलब चल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि हमको पूरा काम को फिनिश करना है तब हम सुबह जाएंगे, तो ये भी नहीं हुआ। अब है फिनिश अप। तो फिनिश अप का मतलब होता है दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करना, तो ये होगा, ठीक है। और डू अवे विथ मतलब होता है किसी चीज़ से निपटारा होना, तो वो तो नहीं है भाई, निपट तो नहीं रहे हमको, है ना। डू अवे विथ, ठीक है। तो डू अवे विथ मतलब था किसी से मुक्त हो जाना, तो मुक्त तो नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? फिनिश हो रहा है, कोई चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है, तो 17 का आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रीपोजिशन में बी यूज्ड इन द ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। यहाँ प्रीपोजिशन यूज करना है, इनमें से कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा? ही लिव्ड ए हैंड माउथ एग्जिस्टेंस। ये आपको फ्रेजल, ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है दोस्तों। मैंने आपको पढ़ाया था हैंड टू माउथ, क्या पढ़ाए थे? हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना, ठीक है। एग्जिस्टेंस सर्वाइविंग ऑन ए जस्ट ए फ्यू रुपीज ए वीक, मतलब वो जैसे तैसे जीवन अपना गुजारा कर रहा है, कुछ एक सप्ताह में कुछ रुपया उसको मिल रहा है, उसी पे सर्वाइव कर रहा है। तो क्या होता है? हैंड टू माउथ, ठीक है। ये फ्रेजल, ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज है, लोकोक्तियाँ, मुहावरा है, ठीक है। तो हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना, तो आंसर क्या होगा? 2, क्योंकि यहाँ पढ़ने से पता चल रहा है ना कि मान लो बोल रहा है कि एक वीक में कुछ रुपया में वो सर्वाइव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? हैंड टू माउथ, जैसे तैसे गुजारा कर रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 18 का बी, ठीक है। तो हैंड टू माउथ का क्या मतलब होता है? जैसे तैसे गुजारा करना, ठीक है। तो हैंड टू माउथ का मतलब होता है जैसे तैसे गुजारा करना, ठीक है। ये सब हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन द कैपिटल लेटर। देयर इज नो मिल्क मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क सिंस द मैटर इज ओवर। मतलब कोई मतलब नहीं है कि जो स्पिल्ट मतलब जो दूध गिर चुका है उसके ऊपर रोने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैटर जो है मामला ख़त्म हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बताइए? क्यों नहीं बोलते हैं कि चलो जो चीज़ बीत गया उस पर रोने की ज़रूरत नहीं है, बेकार का चीज़ है, उससे पछताना करने की ज़रूरत नहीं है। बोलते हैं ना बीत गई रात गई बात गई, चलो भूल जा, छोड़ हटा, जो हुआ सो हुआ, उस पर ऊपर रोने की ज़रूरत नहीं है। वही है, जब दूध गिर गया तो दूध का तो कोई काम है नहीं, वो तो गिर गया, ख़त्म हो चुका, बेकार हो गया, उसको चाट भी नहीं सकते हैं। कुत्ता तो है नहीं कि चाट चाट के खाएंगे, है ना। तो फिर नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट। अब कुत्ता को भी क्यों चाट के देना है भाई, उसको भी अच्छा अच्छा देंगे दूध, है ना। जो दूध गिर गया वो बेकार हो गया। तो नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, या फिर नो यूज ऑफ स्पिलिंग नाउ, या नो यूज ऑफ सेलिब्रेशन, नो यूज ऑफ आस्किंग फॉर। पूछने की ज़रूरत नहीं है, सेलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर स्पिल मतलब होता है किसी चीज़ को गिराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वरिंग अबाउट चिंता की ज़रूरत नहीं, यही है ना, बोलते हैं किसी पे टेंशन, वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ बीत गया बात गया। तो 19 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, ये सब जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ बीत जाता है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई उसको पकड़ के रोने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपना आगे देखिए, पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए जीवन में, ठीक है। नो मीनिंग टू क्राई ओवर द, जो प्रेजेंट में उसके साथ रहो अच्छे से, जो भी पास्ट हो गया उसको ख़त्म करो। नो मीनिंग टू क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क। नो यूज ऑफ वरिंग अबाउट, इसका मतलब होता है बीती बात पर पछताना बेकार है, ठीक है। यूजलेस टू रिग्रेट वाट इज़ ऑलरेडी डन। बहुत लोग का होता है कि पास्ट वाला चीज़ को याद कर करके पगलाते रहते हैं और अपने टेंशन में रहता है। अरे भाई जो बीत गया ख़त्म करो बात, है ना, आगे बढ़िए लाइफ में। आपको जिस इंसान, जो आप सोच रहे हैं, आपको किसी चीज़ से परेशानी ना हो, बस आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है। आप किसी भी चीज़ चिंता पकड़ के, कोई फैमिली मैटर या किसी का कोई रिलेशनशिप का मैटर को याद करके खुद को तकलीफ़ मत दीजिए, ठीक है। आप खुश रहिए, आप देखिएगा लाइफ में बहुत आगे निकल जाइएगा, ठीक है। कोई चीज़ को अगर पकड़ के रखेंगे जो पास्ट का चीज़ है, ठीक है, तो मान लीजिए कोई बुरा चीज़ है या कोई अच्छा चीज़ हो, तो होल्ड करके मत रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे लाइफ में, ठीक है, पढ़िए, आगे बढ़िए, अच्छा काम कीजिए, अच्छा लोगों का सर्विस कीजिए,
सर्विस मतलब आप अपना पढ़ाई कर लीजिए, बाकी सब सर्विस अपने आप हो जाएगा। आपका जो मेन काम है वो पढ़ाई करना है, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और खुश होकर पढ़िए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िए, ठीक है, जिस तरह हम आपको पढ़ाते हैं। तो मेरे आवाज़ में कभी भी आपको लगता है क्या कि हम डीमोटिवेटेड हैं या फिर डिप्रेशन या टेंशन कुछ इस तरह लगता है? आज तक नहीं लगा होगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूँ। खुश होकर पढ़ेंगे, जल्दी चीज़ें समझ में भी आएगी और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है, और अपने आप जीवन में अच्छे रहेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। एक स्टूडेंट को हमेशा अपनी लाइफ में सेल्फिश होना चाहिए खुद के प्रति। आगे वो अपना सेल्फिश होइए, पढ़िए अच्छे से, मन लगा के, खुद के बारे में सोचिए कि हमको कैसे अच्छे से खाना, अच्छे से रहना है। उसके बाद दुनियादारी का टेंशन बाद में होगा, नेता मंत्री और बाकी चीज़ें, फैमिली और बाकी चीज़ें, है ना। आप अपने बारे में सोचो कि आपको किसी कारण से परेशानी नहीं होना चाहिए। बस आप ये अगर करेंगे, खुश रहेंगे, आपका लाइफ आगे बहुत अच्छा जाएगा और आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। बाकी चीज़ों के से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स रिटन इन कैपिटल लेटर इन द सेंटेंस। ठीक है, ये जो कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, कौन सा, इसको अगर हम लिख देंगे उसके जगह ये चारों में से कौन सा वर्ड लिखेंगे कि ह्यूमन सर्विस को रिप्लेस कर देगा जो कैपिटल लेटर में। तो सर्विंग द सफरर्स इज़ ट्रू ह्यूमन सर्विस बोल रहा है। अगर हम सफ़रर मतलब जो पीड़ित हैं उसको अगर सेवा करते हैं तो वो ह्यूमन सर्विस है। दोस्तों अब ह्यूमन सर्विस के बारे में हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है, आप देख लीजिएगा, पढ़ाया हमने। तो ह्यूमन सर्विस का दोस्तों मतलब होता है जो एक्सीलेंट वर्क है, मतलब बहुत ही अच्छा काम है। अब समझिए, ए रिस्की जॉब। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम सफ़रर को, जो पीड़ित है, उसको सेवा करेंगे तो वो रिस्की काम होगा, नहीं, बहुत अच्छा काम होगा, इसलिए ये नहीं होगा। एम्यूजिंग जॉब, एम्यूजिंग मतलब जो आपको प्रसन्न कर दे, वहाँ पे वो भी बात नहीं है, ठीक है, प्रसन्न कर रहा है, लेकिन ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क, जो बहुत ही अच्छा काम हो, उपयोगी काम हो। अनवांटेड जॉब मतलब जो इच्छा वाला काम नहीं हो, जो ज़रूरत नहीं था, बेकार काम था, तो वो भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा? ह्यूमन सर्विस, ठीक है। तो ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि व्हाट इज़ इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? आई गेव हिम ए पीस ऑफ माई माइंड, ठीक है, मैंने उसे अपने दिमाग का एक पार्ट दिया, इसका यही मतलब निकल रहा है। लेकिन पीस ऑफ माई माइंड का, ए पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है दोस्तों किसी को डांटना, ठीक है ना। पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकार लगाना, ठीक है। तो एप्रिसिएशन का मतलब होता है अप्रिसिएट करना, प्रशंसा करना, नहीं होगा। वार्निंग का मतलब होता है किसी चीज़ को चेतावनी देना, नहीं होगा। ग्रीट मतलब भी होता है किसी को खुश करना, ग्रीटिंग कार्ड हम लोग भेजते हैं ना, प्रसन्न करना, स्वागत करना, ये भी नहीं होगा। स्कॉल्डिंग का ही मतलब होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 21 का डी, स्कॉल्ड करना। स्कॉल्ड मतलब डांट फटकार लगाना, कड़ी डांट लगाना, ठीक है, राइट। तो पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है स्कॉल्ड करना, मैंने उसे डांटा, कड़ी फटकार हमने लगाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 22, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड, नीला खून का क्या मतलब है? ये सब आपको पढ़ा है, ठीक है। तो रेड ब्लड आप समझते हो, रेड ब्लड मतलब आप बोल सकते हैं रेड ब्लड का मतलब होता है गुस्सा होना टाइप का, है ना। ब्लू ब्लड का मतलब होता है जो हाई रॉयल फैमिली से हो, जो कुलीन से है, जो शाही वंश से है, तो उसको हम लोग ब्लू ब्लड बोलते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन बोल रहा है पोल्यूटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तो ये तो ग्रे वाटर और ये सब बोलते हैं, तो वो तो होगा ही नहीं। सैप ऑफ टीक वुड, मतलब टीक मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा, वो सब नहीं होगा। एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है दोस्तों जो नोबल फैमिली का, जो राजवंश का है, जो उच्च कुलीन वर्ग का है, तो ये होगा। कॉस्टली सब्जेक्ट का नहीं मतलब होता, कॉस्टली मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट हम समझते हैं या कॉस्टली टाइप का, वो नहीं होगा। 22 का आंसर होगा सी। तो ब्लू ब्लड का जो हमारा मतलब है, ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट, ठीक है, जो रॉयल या नोबल बर्थ हो, शाही वंश या उच्च कुलीन से हो, ठीक है। नेक्स्ट है बोला ही वाज हॉइस्ट बाय हिज ओन पेटार्ड रिफर्स टू, ठीक है, आपको मतलब इससे पता चल रहा होगा, ही वाज हॉइस्ट बाय हिज ओन पेटार्ड, ठीक है, राइट। इसका मतलब होता है कि जो लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं वो खुद ही नुकसान में पहुंच जाते हैं, मुसीबत में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब यही हुआ। ही वाज हॉइस्ट बाय हिज ओन पेटार्ड का मतलब है कि जो लोग दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं वो अपने ही पहुंच जाते हैं। ये भी आपका इडियम्स एंड फ्रेजेज टाइप का है, लोकोक्तियाँ मुहावरा है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा कि क्या होगा इसका मतलब होगा ही हैड प्रॉब्लम्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट अदर, उसका समस्या हुआ क्योंकि, और वो किसका परिणाम था? क्योंकि उसका जो प्लान था दूसरे को हर्ट करने का, उसी
पर उसी के कारण उसको मुसीबत आया। जैसे कोई लोग को होता है ना कि दूसरे को मुसीबत में डाल दो तो हम खुश रहेंगे, है ना, और लेकिन अब वो अपने मुसीबत में फंस जाता है जब भांडा फूटता है तब। ठीक है, तो 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, इसलिए कभी भी दूसरे के लिए गड्ढा नहीं खोदना चाहिए। आप अपने अच्छे से रहिए, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वाट इज ए बैलेट, बैलेट का क्या मतलब है। ठीक है, तो बैलेट दोस्तों वो चीज़ होता है जो आपका समझ लीजिए, जो हम लोग कहानियाँ सुनते थे ना, जो जैसे भूत का कहानी दादी लोग सुनाती थी, या फिर अली बाबा 40 चोर का जो चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो जो लोक गाथा होता है, जो लोक गीत होता है जिसको गाया जाता है, ये खासकर आपका फ्रांस व्रांस में होता है, उसको गा के जो है उसको किया जाता है। तो एक क्या है पॉपुलर स्टोरी और फोक टेल इन वर्स। तो एक पॉपुलर स्टोरी या फोक टेल है, लोक कथा या लोकगीत जो पद्य के रूप में, वर्स के रूप में गाया जाता है, पोयम के रूप में, उसको हम लोग बोलते हैं बैलेड। ठीक है, तो ये नॉवेल नहीं होता है, हिस्टोरिकल नरेशन नहीं है। हिस्टोरिकल नरेशन को तो आप बोल सकते हैं ये हम ये बोल सकते हैं आप उसको, जैसे कि इतिहास टाइप का उसको नैरेटिव बोल सकते हैं ना। फिर म्यूजिकल कॉमेडी ये सब नहीं होगा। नॉवेल तो आप समझ उपन्यास होता है। तो बैलेड का मतलब यही होता है, लोकगीत या लोक गाथा जिसको आप जो है पद्य के रूप में गाया जाता है। ठीक है, फिर है प्लागियरिज्म। ठीक है, ये सब वर्ड यूज जो होता है प्लागियरिज्म, वो सब जनरली यूज होता है। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि जो कॉपीराइट टाइप का, जैसे किसी का साहित्यिक चोरी आप कर लेते हैं। जैसे ये मैंने बनाया तो कुछ मेरा ये पढ़ के मान लो या इसको कॉपी करके कर रहा है। जैसे किसी का रिसर्च का, उसका विचार, जैसे कोई मान लो मुंशी प्रेमचंद जी ने कुछ लिखा और उसी का आइडिया लेके कोई नया चीज़ लिख दे रहा है, लेकिन वही कॉपी कर करके थोड़ा सा चेंज किया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लागियरिज्म। प्लागियरिज्म का हिंदी में इसको बोलते हैं साहित्यिक चोरी। किसी का जब आप लिटरेचर का चोरी करते हो, साहित्य का, किसी के विचारों का, उसके लिखे हुए चीज़ का चोरी किया जाता है, कॉपी किया जाता है बिना उससे पूछे, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लागियरिज्म। ठीक है, तो ऑप्शन बोल रहा है देयर वाज एन एपिडेमिक ऑफ प्लेग, तो नहीं होगा। इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक ये जो है आपका फिलॉसफी, ये दर्शन है, वो भी नहीं बोल रहा है। इट इंडिकेट ए हैप्पी कम्युनिस्ट स्पिरिट लाइक इन प्लेइंग होली, नहीं मतलब है। बोला इट इज़ प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन, इसका मतलब बोल रहा है कि दूसरे के कामों को अपना काम दिखाना। तो यही तो है कि चोरी करके अपना दिखा रहे हो, तो ये सही होगा। ठीक है, तो आंसर वही है इसका। प्लेगरिज्म का जो मतलब है वो होता है साहित्यिक चोरी। ठीक है, प्लेगरिज्म का मतलब होता है किसी के कामों को अपना काम बताकर दिखाना, साहित्यिक चोरी इसको कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। बोल रहा है कि राइवलरी बिटवीन द टू क्लेन्स हैज़ बिकम वाटर अंडर द ब्रिज। बोल रहा है दो क्लेन्स के बीच में जो विवाद हुआ है वो ऐसा हो गया है कि जल के पानी, ब्रिज मतलब पुल के नीचे पानी है। जैसे ये पुल है, ठीक है, तो ये पुल है, मान लो पुल के पूरा नीचे पूरा पानी है, पानी भरा हुआ है, तो उसको क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर देखो ये पुल है, अगर पुल के ऊपर पानी बहता तो चलने उलने में दिक्कत होता। पुल के नीचे पानी है मतलब खतरा नहीं है, मतलब अब वो ख़त्म, पुराना हो चुका है, यही मतलब हुआ ना। पुल के नीचे पानी भरा का क्या मतलब हुआ, वो चीज़ अब पुराना हो चुका है। तो विवाद क्या हो चुका है, वो पुराना हो चुका है, अब कोई उसका मतलब नहीं है। बोल रहा है राइवलरी कंटिन्यूज, अभी संघर्ष चल रहा है, नहीं गलत है। इट हैज़ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट, हाँ ठीक है, ये पुरानी बातें हो चुकी, अब भुला दिया गया, अब इंपॉर्टेंट नहीं है। इट कनेक्टेड टू क्लेंस, नहीं मतलब इट इज़ नॉट फॉरगेटन, याद नहीं, भुला नहीं गया है, अरे भाई भुला गया है, तभी इसको बोलते हैं वाटर अंडर द ब्रिज। तो वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होता है, जो चीज़ भूल चुका है, इंपॉर्टेंट अब नहीं है। ठीक है, देख लीजिए आप। तो जो है हमारा राइवलरी का क्या मतलब हो गया, अंडर द ब्रिज का, वाटर अंडर द ब्रिज का इसका मतलब हो गया पुरानी बात जो अब भूल गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट अब नहीं है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म डाइडैक्टिक। डाइडैक्टिक का क्या मतलब है, ठीक है, राइट। डाइडैक्टिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा स्टोरी जिससे आपको मोरालिटी सिखाया जाता है, नैतिक शिक्षा सिखाया जाता है, तो उसको हम लोग डाइडैक्टिक बोलते हैं। डाइडैक्टिक का मतलब होता है टीचिंग ए मोरल लेसन, नैतिक शिक्षा देना। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है वो आपका पहले ऑलरेडी ईपीएफओ में आ चुका है ना, एपीएफसी, ये सब पुराना एग्जाम में, इसलिए मैंने
उसको एक जगह लिख दिया, ठीक है। तो डायडेक्टिक का क्या मतलब होता है, टीचिंग ए मोरल लेसन, इंटेंडेड टू बी इंस्पिरेशनल, जब आप किसी इंस्पिरेशनल बनना चाहते हो तो वो नहीं है। प्रेरणा देना चाहते हो नहीं होगा। रिसीव्ड एज ए कॉमिकल, कॉमिकल के रूप में आपको मिल रहा नहीं होगा। शेयरिंग एन इन्फॉर्मेटिव एक्सपीरियंस, कोई जानकारी अनुभव बांटना, ये भी नहीं होगा। तो डायडेक्टिक का मतलब होता है जब आप किसी को नैतिक शिक्षा देते हो तो उसको हम लोग डायडेक्टिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। बोला चीफ गेस्ट के द्वारा जो संदेश दिया गया शांति का और भाईचारा का, वो परमिएटेड द एड्रेस मतलब वो फैल गया। परमिएट मतलब होता है फैल जाना चारों तरफ से, है ना, व्याप्त हो जाना। तो बोला टू एडवोकेट तो नहीं होगा, टू स्प्रेड ऑल ओवर, ठीक है। एडवोकेट मतलब होता है कोई चीज़ बताना, परमिएट मतलब होता है ना, नहीं बोलते परमिएबल मेम्ब्रेन, आपने सुना होगा परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना, जिससे कोई चीज़ फैल जा रहा है। बोला टू एंकर एंड स्टेबलाइज, एंकर मतलब वो कोई चीज़ को बांध देना, जैसे जहाज़ है, जहाज़ को हम लोग कोई रस्सी से बांध के अटैच कर दिए हैं ताकि ये मूव ना करे पानी से, है ना। जैसे बंदरगाह आप इसको जहाज़ को बांध देते हैं नहीं तो ये चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं एंकर करना, तो नहीं होगा। टू लीव ए परमानेंट इंप्रेशन, परमानेंट इंप्रेशन मतलब अस्थायी किसी पे छाप छोड़ना, नहीं होगा। परमिएट का मतलब ही होता है कि टू स्प्रेड ऑल ओवर मतलब चारों तरफ व्याप्त हो जाना, फैल जाना, परवेड करना, परवेड PERVAD, परवेड करना या स्प्रेड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, ठीक है, एक सेंटेंस बनाना है। बोला आइंस्टीन वाज ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक्स राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते क्या करते हो, तो सब्जेक्ट यूज करते हैं। अब इसमें देखो इस चारों सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आइंस्टीन है कि नहीं है, बताइए। आइंस्टीन तो सबसे पहले वन आएगा, तो वन किस में है, राइट। आंसर क्या होगा, वन पहले आएगा, लेकिन जो है वन किसी में हमारा नहीं है कि नहीं, वन किसी में नहीं है। बाकी देखते हैं तो फिर क्या बोल रहा है, आइंस्टीन जो है ग्रेट साइंटिस्ट तो था, यद्यपि वो ग्रेट साइंटिस्ट था लेकिन वो मैथमेटिक्स में वीक था अपने स्कूल के डेज से, यही मतलब होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आइंस्टीन वाज ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज। आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4, यही होगा इसका 1 2 3 4, ठीक है। तो किसी में नहीं दिया हुआ है 1 2 3 4, किसी में नहीं दिया हुआ है। लेकिन अब देखो अगर ऑप्शन बी को देखें और डी को देखें तो इसमें हमको लास्ट में 3 4 चाहिए, तो 3 4 देखिए तो इसी में बचा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो होगा 2 बी, है ना, राइट। अब ऐसे भी लिख सकते हो ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वाज, नहीं अब पूरा गलत हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। अब सिंपल ये इसमें सही दिया ही नहीं है, इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने हटा दिया था क्योंकि ये गलत दिया था। हमको लिखना पड़ेगा आइंस्टीन वाज ऑल्दो ए ग्रेट साइंटिस्ट वीक इन अर्थमेटिक्स राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। अगर मान लीजिए ऑल्दो जो है यहाँ पे लिखा होता तो फिर सही हो जाता, ऑल्दो आइंस्टीन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। तो लेकिन ऑल्दो इसने सेकंड में लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है चारों का चारों गलत है। इसका हो जाएगा 1 2 3 4, और ऑल्दो हम यहाँ लिखते हैं तब हम ठीक हो जाता है, फिर तब हो जाता है हमारा ऑल्दो आइंस्टीन वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है, राइट। तो या फिर नॉर्मल, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है चारों का चारों जो है ये गलत दिया हुआ है ना। नेक्स्ट है बोल रहा है कि चूज ओनली सच फ्रेंड्स कॉमा मतलब डैश दैट यू कैन ट्रस्ट, मतलब उन दोस्तों को चुनो जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किस पार्ट में कहाँ पे हमारा गलती है, क्या हमको चूज ओनली में गलती है, ये एरर बताना है किस में गलती है, क्या सच फ्रेंड्स में गलती है या फिर दैट यू कैन ट्रस्ट में गलती है, या फिर गलती है ही नहीं चारों में, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि ऐसे दोस्त को चुनो जिसको तुम ट्रस्ट कर सकते हो, है ना, राइट, क्लियर है। अब देखो मैंने वो बताया था पहले भी कि जब भी सच ये सब वर्ड यूज होता है तो सच के बाद हमेशा जो है दैट फैट यूज नहीं होता है, ठीक है, क्या यूज होता है एज। तो यहाँ जो दैट है वो गलत है, तो क्या होगा चूज ओनली सच फ्रेंड्स एज यू कैन ट्रस्ट, ठीक है, एज यू कैन ट्रस्ट। तो दैट यू कैन ट्रस्ट नहीं, एज यू कैन ट्रस्ट, इसलिए ये वाला जो है गलत है। तो ऑप्शन जो है गलत किस में है, सी वाले में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है वाइल ही वाज डिगिंग सैंड, हालांकि वह जो है डिग कर रहा था, ठीक है, ए लार्ज मास फेल एंड बरीड हिम कम्प्लीटली। तो एक लार्ज मास आया और उसको उसको बरी कर दिया। वो कोई गड्ढा कर रहा था, मिट्टी मतलब बालू खोद रहा था, गड्ढा कर रहा था, एक भारी पत्थर आया गिरा और उसको पूरा अचानक जो है वो हमारा ढक दिया,
ठीक है। तो कहाँ पे बोल रहा है, किस में गलती है, क्या वाइल ही वाज डिगिंग सैंड में गलती है, यहाँ पे गलती है क्या, नहीं। देखिए वाइल भी ठीक है, ही वाज यूज किया, डिगिंग तो भी पास्ट टेंस भी यूज किया है ना। सैंड इसमें कोई गलती नहीं। ए लार्ज मास फेल, इसमें भी गलती नहीं। एंड बरीड हिम कम्प्लीटली, इसमें भी गलती नहीं। तो आंसर क्या होगा, 31 का डी। तो पार्ट बाय पार्ट भी जब आप पढ़ेंगे ना, तो पार्ट बाय पार्ट आपको आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे मान लो चूज ओनली, इसमें कोई गलती आपको दिख रहा है नहीं। सच फ्रेंड्स, क्या गलती है, कुछ नहीं गलती है। दैट यू कैन ट्रस्ट, पता चल जाएगा भाई दैट तो यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सच यूज हुआ है, तो ऐसे करके भी बनाया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है, फिर भी आपको एरर वाला ही क्वेश्चन है। द बुक इज़ वेल प्रिंटेड, बुक जो है अच्छा से तरह से प्रिंट है। एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर इन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, और अट्रैक्टिवली मतलब आकर्षक रूप से बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर। अब देखो आपको पढ़ने से पता चल रहा होगा कि देखो कैसे लिखा हुआ है। द बुक इज़ वेल प्रिंटेड, यहाँ तक ठीक है, कोई इसमें डाउट नहीं है, ये तो ठीक है। एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, ठीक है, एंड अट्रैक्टिवली बाउंड। तो यहाँ पे देखो एंड के पहले आपको नहीं लगता कि यहाँ पे यूज किया जाना चाहिए इज। हम बोलते हैं ना कि द बुक जो है वेल प्रिंटेड है एंड इज अट्रैक्टिवली बाउंड, ऐसे लिखोगे ना। अब यहाँ पे बाउंड लिखा हुआ है, तो बाउंड किसके लिए, यहाँ पे आप कुछ दोगे ना उसका वर्ब, है ना, कैसा है वो, ठीक है, फाइनाइट वर्ब दोगे। तो द बुक इज़ वेल प्रिंटेड एंड इज अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए अट्रैक्टिवली बाउंड के पहले हमको इज यूज करना पड़ेगा, नहीं तो पढ़ने से भी आपको पता चल जाएगा कि गलती कहाँ है। आप पढ़िए इसको तो आपको पता चल जाएगा। द बुक इज़ वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, तो क्या होगा, गलती हमारा 32 का बी में, आप देख लीजिए, ठीक है। तो एक फाइनाइट वर्ब इज हमको यूज करना पड़ेगा अट्रैक्टिवली बाउंड के लिए, ठीक है, बाउंड के पहले। तो यहाँ पे इज लगना चाहिए, तो आंसर जो था वो गलती था हमारा इसी में, ठीक है, इसमें हमारा गलती था इस पोर्शन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है, ए लिटिल यंगर टू माई सेल्फ इफ़ बोथ वेयर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड बोटिंग, ठीक है। बोल रहा है ए लिटिल यंगर टू माई सेल्फ, मतलब मेरे से छोटा है, वी बोथ वेयर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड बोटिंग, ठीक है, राइट। अब देखो यंगर के बाद हम बोलते हैं यंग, यंगर, यंगेस्ट, है ना। तो यंगर एक जो है दोस्तों कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव मतलब तुलना हो रहा है। और जब भी कंपैरेटिव होता है तो उसके बाद हम लोग देन यूज करते हैं, जैसे आई इज नो बेटर देन, आई इज नो लॉन्गर देन, आई इज नो लॉन्गर, या आई इज नो सुपीरियर देन, है ना, या फिर आई इज नो लॉन्गर फास्टर देन। तो हमेशा जो यंगर है या मतलब कंपैरेटिव है ना, जैसे हम टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलर देन, आप पढ़े होंगे बचपन में लोग पढ़ते हैं। तो ये यंगर के बाद हमेशा जो है मतलब जब सेकंड कंपैरेटिव डिग्री होता है तो हम लोग टू यूज नहीं करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, जैसे हम लोग जूनियर टू बोल सकते हैं, लेकिन जूनियर जो है वो कंपैरेटिव नहीं है, वो तो एक शब्द ही है हमारा जूनियर। लेकिन यंगर जो है शब्द है वो यंग से बना हुआ है, यंग, यंगर, यंगेस्ट, है ना। तो जूनियर कोई शब्द नहीं, जूनियर बोल सकते हैं, जैसे यू आर जूनियर टू मी या आई एम जूनियर टू यू, लेकिन जूनियर एक शब्द है ना। जूनियर जो है वो जूनी से नहीं बना हुआ है, जूनी, जूनियर, जूनियरस्ट नहीं होता है, लेकिन यंग, यंगर, यंगेस्ट होता है। तो यंगर क्या है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के बाद जो है वो टू यूज नहीं होता है, देन यूज होता है। तो ठीक है, तो गलत किस में है, टू में, इसमें जो है गलती है बी वाले ऑप्शन में, टू माई सेल्फ की जगह होगा देन माई सेल्फ, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही हैड नो सूनर अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। अब ये देखो नो सूनर वाला हम लोग पढ़ते हैं, हम आपको बोलते थे इंपॉर्टेंट भी है ये वाला, आप जब पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तो आपको दिखेगा वो। ही हैड नो सूनर देन, ही हैड नो सूनर अराइव्ड देन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। तो ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है, क्लियर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप प्रीपोजिशन पढ़िएगा, जो हम प्ले लिस्ट दे देंगे तो आप उससे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बोल रहा है राजपूत ऑलवेज फाउट द लास्ट मैन। तो राजपूत जो है हमेशा लड़ता है डैश टू द फाउल लास्ट मैन। तो इसका क्या मतलब हो गया, है ना, तो इसका मतलब हो गया राजपूत जो हमेशा लड़ते थे, कब तक, जब तक पूरा एक एक व्यक्ति जब मर नहीं जाते थे, शहीद नहीं हो जाते थे राजपूत लोग, तब तक जो वो लड़ते रहते थे, ठीक है, क्लियर। तो
तो आप पढ़िएगा तो राजपूत ऑलवेज फाउट, राजपूत हमेशा लड़ते थे कब तक, जब तक एक एक व्यक्ति जो है राजपूत फैमिली का शहीद नहीं हो जाता, तब तक वो मतलब योद्धा के रूप में लड़ते रहते थे। तो होगा राजपूत ऑलवेज फाउट टू द लास्ट मैन, ये आपका जो है ठीक है। टू द लास्ट मैन का मतलब अंत समय तक होता है, टू द लास्ट मैन मतलब होता है अंत समय तक, ये ईडियम है, लोग मुहावरा लोकोक्तियाँ हैं। टू द लास्ट मैन का मतलब होता है अंतिम समय तक, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 35 का आंसर सी, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन तो ठीक लिखा हुआ है, बस यहाँ पे आप सी लिख दीजिएगा सी, और यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 2, ठीक है, बस। बाकी यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है टू द लास्ट मैन मतलब अंत समय तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। बोल रहा है आई हैव बिन सर्फिंग इंटरनेट डैश दैट लास्ट 2 आवर, मैं जो है इंटरनेट को सर्फ कर रहा हूँ 2 घंटों से, पीछे 2 घंटों से। तो जब भी कोई फिक्स समय होता है जैसे 8 बजे से 9 बजे से, तो उस समय हम लोग यूज करते हैं सिंस, ठीक है। लेकिन जब कोई अब 2 घंटा, कौन सा 2 घंटा, क्या अभी कोई फिक्स समय नहीं है ना, अगर बोलता 8 बजे से 9 बजे से, 9 बजे से 2 घंटा, 10 बजे से 2 घंटा, लेकिन मैं 2 घंटा से कर रहा हूँ, कोई फिक्स समय नहीं है। तो जब भी कोई फिक्स समय नहीं होता है, एक पीरियड का बारे में बात होता है, एक अवधि के बारे में बात होता है, फिक्स समय के बारे में बात नहीं होता है, एक अवधि टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात होता है, तो हम लोग सिंस यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं फॉर, ठीक है। जैसे आई हैव बीन सर्फिंग इंटरनेट फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, अगर हमको यहाँ पे सिंस यूज करना है तो हम यहाँ लिख देंगे, मान लो तो यहाँ पे लास्ट 2 आवर्स हम लिख देंगे आई हैव बीन सर्फिंग द इंटरनेट सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, या सिंस जनवरी या सिंस फरवरी। तो जब कोई हम कोई पार्टिकुलर तारीख बता देते हैं, पार्टिकुलर दिन बता देते हैं, पार्टिकुलर समय बता देते हैं, तब हम लोग यूज करते हैं सिंस। और जब हम लोग कोई मतलब पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम लोग सिंस यूज करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम कोई अवधि के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइम ड्यूरेशन के लिए फॉर, ठीक है। आगे देखते हैं, बोल रहा यू शुड बी कंसिडरेट डैश योर एम्प्लॉयज एंड आई एश्योर यू ऑफ योर सक्सेस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। बोल रहा है कि यू शुड बी कंसिडरेट, तुम्हें जो है कंसिडरेट होना चाहिए। कंसिडरेट का मतलब होता है कि दयालु होना चाहिए। डैश योर एम्प्लॉय एंड आई एश्योर, और मैं तुम्हें मतलब एश्योर करता हूँ, निश्चित करता हूँ कि तुम जो है जीवन के हर रास्ते में हर जगह जो है सफलता प्राप्त करोगे। तो हम लोग पढ़ते भी हैं यू शुड बी कंसिडरेट टू योर एम्प्लॉय, ये अब टू क्या है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है। तो जब प्रीपोजिशन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कंसिडरेट के बाद हमेशा टू यूज होता है। तो यू शुड बी कंसिडरेट टू योर एम्प्लॉयज, है ना, एंड आई एश्योर यू ऑफ योर सक्सेस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या है, मैच लिस्ट वर्ड, मैच वर्ड्स 1, लिस्ट 1 में कुछ वर्ड्स है और उसका जो है सेम मीनिंग या सेंस, और इसमें उसका सिनोनिम बताया गया है। तो आपको मैच करना है कि ऑप्स इक्वियस का क्या मतलब होता है, ऑप्स ट्रेपेरस का क्या होता है, इन वेटरेट का क्या होता है, या इन पेक्यूनियस का क्या होता है, ठीक है। तो ये सब टफ वर्ड है लेकिन आपको पता चल जाएगा। देखो ऑब्सेक्यूअस का मतलब होता है जो ओबे करता है, कोई चीज़ को मतलब पालन करने के लिए इच्छा करेगा, हम उसको पालन करना है किसी चीज़ को, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेक्यूअस। फिर है ऑब्सेट्रेपरस, ऑब्सेट्रेपरस का मतलब होता है जो हल्ला गुल्ला हो, ठीक है, जो अस्त व्यस्त हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्सेक्यूअस का मतलब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए किसके साथ मिलेगा, ए मिलेगा आपका टू विलिंग टू ओबे, ठीक है। तो ए का 3 होना चाहिए, तो ए का 3 होगा तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। और बी जो होता है, बी मतलब हल्ला गुल्ला, ऑब्सेट्रेपरस मतलब होता है जो हल्ला गुल्ला हो, जो फिर अनरूली हो, मतलब जो बात उत नहीं मान रहा है ना, जो रूल नहीं मान रहा है, उदंड टाइप का होता है ना। तो हम लोग बचपन में उदंड टाइप के तो बदमाशी करते थे क्लास में, टीचर आते थे कुटाई होता था। तो बी का होगा 4, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी चला गया और ये भी चला गया, तो आंसर आपको मिल गया, ठीक है। 1 मिनट रुको, ठीक है। तो ए का जो होगा वो होगा आपका तो 3, ए का 3, तो ये ऑप्शन चला गया। और जो बी होगा उसका होगा 4, तो ए का 3, बी का 4, तो ये ऑप्शन चला गया, ठीक है। उसके बाद इनवेटरेट, ठीक है। तो इनवेटरेट का मतलब होता है डीप रूटेड, जो बहुत ही गहरा हो, उसको बोलते हैं इनवेटरेट, तो होगा सी का 5, ठीक है। उसके बाद इनपेक्यूनियस, इनपेक्यूनियस मतलब होता है जो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों जिसके पास पैसा ना हो, उसको बोलते हैं इनपेक्यूनियस, है ना। नहीं बोलते पिक्यूनरी, पिक्यूनरी आप याद करिए, पिक्यूनरी बेनिफिट बोलते हैं, इससे भी पता चल जाएगा। पिक्यूनरी, पिक्यूनरी का मतलब होता है पैसा, और आई एम लग गया जैसे, तो आई एम मतलब क्या होता है, वो अपोजिट, तो मतलब पैसा ना हो, ठीक है। तो इम्पेक्यूनियस का क्या होगा, हैविंग लिटिल और नो मनी, तो डी का हो जाएगा 2,
तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 5, डी का 2। आंसर क्या हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए 38 का। ठीक है, तो ए का 3 हो गया, बी का हो गया 4, सी का 5, डी का 2। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप ए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का। ठीक है, बोल रहे हैं फिर वही है, वर्ड्स दिया हुआ उसका मतलब दिया हुआ है। जैसे कैडावेरस, फिर है प्रोडिगल, फिर है डिकेडेंस और है ग्रेटिटुअस। अब ये देखो ग्रेटिटुअस जो वर्ड है वो ग्रेटिट्यूड से बना हुआ है। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है क्या, किसी पे थोड़ा क्या करना, कृपा टाइप का करना, है ना, किसी पे क्या करना, थोड़ा कृपा टाइप का। ठीक है, तो सबसे पहले देखियो कैडावेरस। कैडावेरस का मतलब होता है जो डेड बॉडी हो। डेड बॉडी मतलब कैसा होता है, पीला पड़ जाता है, मतलब थका हुआ चीज़, उसका मतलब होता है थका हुआ चीज़ जो बहुत, जिसमें एनर्जी नहीं है, जो मरा टाइप का है। ठीक है, तो कैडावेरस मतलब होता है लुकिंग वेरी पेल। ठीक है, पेल मतलब होता है भाई बहुत थका हुआ होना, कमज़ोर होना। तो ए का होगा 4। ठीक है, प्रोडिगल, प्रोडिगल का मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करता है, खर्चीला होता है, मतलब एक्स्ट्रा वैगेंट, जो पैसा बचाता नहीं है, खूब उड़ाता है। तो बी का होगा 4, 6। फिर डिकेडेंस, डिकेडेंस का मतलब होता है दोस्तों पतन होना, किसी चीज़ का डिक्लाइन नहीं बोलता, डिकेडेंस डिक्लाइन होना। ठीक है ना, क्या हुआ ना, डिक्लाइन होना। तो फॉलिंग टू ए लोअर मोरल लेवल उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर है ग्रेट, ये है ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये है ग्रेटिट्यूटियस। क्या है ये है ग्रेटिट्यूटियस। तो ग्रेटिट्यूटियस का मतलब होता है जो अभी अनुचित है, अनावश्यक है, जो ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूटियस। आंसर होगा समथिंग डन और गिवन अननेसेसरी। अब देखो तो 39 का जो ए का होना चाहिए, ए का जो होगा वो होगा आपका 4, ए का 4। तो ये ऑप्शन चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया। तो आंसर हो गया ए का 4। बी का देखो, बी का है 6। ठीक है, सी का है 1 और डी का है आपका 3। तो यही आंसर हो गया। ठीक है, सी। देखो मैच करने से ये अच्छा होता है कि आपको अगर एक दो को भी पता है तो आपका सॉल्यूशन निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ में आ गया। अब देखिए लास्ट में एक आपका 39 का तो आंसर हमने बता दिया आपको क्या क्या होता है, आप इसी में PDF में लिख लीजिएगा। बाकी एक क्वेश्चन और है। ठीक है, 39 का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमने नहीं लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। इसको आप 40 क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिएगा। कुछ उसका क्वेश्चन नहीं है, बस उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, जैसे पैरोकियल, पैरोकियल का मतलब होता है जिसका विचार नैरो है, जो संकीर्ण दृष्टि का है। ठीक है, फिर है प्रेसिसिएंट, प्रेसिसिएंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो जो मतलब दूरदृष्टि, उसको बोलते हैं प्रेसिसिएंट। फिर है प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट मतलब जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हो, जैसे प्रोडिगल है ना, एक्स्ट्रावेगेंट जो खर्चा करता है। फिर है डिलेटेंट या डायलेटेंट, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो अभी एमेट्योर हो, मतलब नौ सीखुआ हो, ऊपर ऊपर जिसको सतही नॉलेज है, डीप नॉलेज नहीं है, उसको बोलते हैं डायलेटेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर इसको आप 40 के रूप में ट्रीट कीजिएगा। 39 का आंसर हमने डिटेल में आपको बताया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से थोड़ा करना है ना, और दोबारा PDF को बहुत बार आप रिवाइज कीजिएगा। और जो इस क्लास के कमेंट सेक्शन में आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप जो है बार बार उसको देख के नोट्स बना के उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो इससे आपका इंग्लिश का जो 20 क्वेश्चन आता है वो आसानी से आपका दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल 10 बजे। अपना तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कीजिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मुझे वीडियो का कमेंट सेक्शन जो है नोटिफिकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो कैसे नोटिफिकेशन आएगा, आप चैनल को ना तो लाइक किए हैं ना सब्सक्राइब किए हैं। ठीक है, तो आपको पैसा तो लग नहीं रहा है कि भाई हम आपसे 200 500 1000 रुपये ले रहे हैं कि जीरो आई चैनल पे सब चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इस चैनल को सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, जो भी आपके दोस्त हैं, जो आपके फैमिली में हैं, सबके मोबाइल से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसमें पैसा तो नहीं लग रहा है दोस्तों, 2 4 5 मिनट के लिए अगर हम आपके लिए डेली 1 1.5 घंटा निकाल रहे हैं। ठीक है, जॉब करने के बावजूद आपको टाइम दे रहे हैं हम। ठीक है, ऑफिस से आने के बाद जो है रेस्ट करने के बाद थोड़ा देर फिर आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, कंटेंट को तैयार करते हैं, इसमें टाइम लगता है। तो आपका भी ये ड्यूटी होना चाहिए कि आप इस चैनल को एक सपोर्ट दीजिए, एक प्यार दीजिए। और अपने जितने भी आपके जो हैं फैमिली में मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, या फिर दोस्त के पास है, या फिर जो भी आपके रिलेटिव हैं, उसको इस चैनल के बारे में बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, यही हमारा जीरो आई चैनल को
स्टार्ट करने का उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं कल, बाय बाय।